नमस्कार, अटूट बंधन साहित्य संवाद में अटूट बंधन परिवार की ओर से मैं वंदना वाजपेयी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज अटूट बंधन साहित्य संवाद में जिस किताब के साथ हम उपस्थित हुए हैं उसका नाम है आधी दुनिया पूरा आसमान। ये किताब जो है स्त्री आधी दुनिया को समर्पित है और उसके एक नैसर्गिक अधिकार के ऊपर है जिससे उसको वंचित करा जाता है, वो है जन्म लेने का अधिकार। यानी कि लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या के दो महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाती हुई ये पुस्तक स्त्री को दी जाने वाली यातनाएं और लिंग परीक्षण में या अबॉर्शन में जो वो झेलती है उसका कारुणिक वर्णन करते हुए आगे बढ़ती जाती है। इस किताब को जब हम बात करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में ऐसा कहाँ होता है, और ये बात कहने में कंधे उचका कर के ये बात कह देना बहुत आसान है, लेकिन ये किताब राजधानी दिल्ली के बगल के हरियाणा के 2 गाँव महमूदपुर और फ़तेहगढ़ की कहानी लेकर के आते हैं। और जब ये कहानी लेकर के आते हैं तब हम देखते हैं कि ठीक दिल्ली के बगल में आज भी कन्या भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण कितनी आसानी से हो रहा है और स्त्रियां इसके कितना दुख भोग रही हैं। तो ये कहानी कल की कहानी नहीं है, ये कहानी आज की कहानी है। जब इस कहानी पर मैं बात करना चाहूँगी तो मैं अपनी बात की शुरुआत सिनेवाली शर्मा की कविता से करना चाहूँगी। मैंने सिनेवाली शर्मा की कविताओं को हज़ारों कविताओं में इसलिए चुना क्योंकि सिनेवाली शर्मा एक कथाकार हैं और वो मुख्यतः कहानियाँ लिखती हैं। लेकिन जब कोई कथाकार कुछ गिनी-चुनी कविताएँ लिखता है, तो कहीं न कहीं उसने आस-पास उस सघन पीड़ा को महसूस किया होता है, तब उससे वो कविता फूटती है, लिखी नहीं जाती है। तो वो कविता मैं सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। कविता इस तरीके से है। जब तुम पेट में हिली थी पहली बार, जब तुम पेट में हिली थी पहली बार, हमारी दुनिया में हलचल हुई थी। सबने कहा था बेटा ही होगा, लेकिन बिना बुलावे के आ गई बेटी। चलो ठीक है पर इस बार बेटा ही चाहिए। चलो ठीक है पर इस बार बेटा ही चाहिए, ये शुभकामना नहीं धमकी है। चेहरे पर उभर उभर आई झाई पर सबने कहा ये बेटे की निशानी है। मैं कोख में पल रही नन्ही सी जान से ममता का रिश्ता भी जोड़ नहीं पाई, क्योंकि इन धमकियों के बीच मुझे अपने ही जीने के लिए बेटा ही जनना था इस बार। क्योंकि इन धमकियों के बीच मुझे अपने जीने के लिए बेटा ही जनना था इस बार। बेहद मार्मिक कविता है और इस पर लगभग हर कथाकार ने, हर कवि ने कुछ ना कुछ लिखा अवश्य है। मुझे विवेक मिश्रा जी की कहानी घड़ा याद आ रही है, मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी हो, किरण सिंह जी की कहानी हो, कल्पना मनोरमा की कहानी हो, किसी का भी नाम ले लीजिए, सबने इस पर लिखा है। और तेतर प्रेमचंद जी की कहानी से अभी तक लगातार लिखा जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए जब मैं इस किताब को पढ़ रही थी तो मुझे कहानियाँ, वो सारी कहानियाँ जब मैंने पढ़ी मैं रोई, आंसू बहाए। लेकिन जब मैंने इस उपन्यास को पढ़ा तो मुझे वो कहानियों की जगह आसपास की वो औरतें दिखाई दी जो इस पीड़ा को भोग रही हैं या जिन्होंने इस पीड़ा को भोगा है, जिनको मैंने देखा है, अनुभव लिया है। जब कभी किसी कहानी की जगह यथार्थ याद आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि पीड़ा अभी हरी है और वो वहीं पर खड़े हैं, हम उसी मुकाम पर खड़े हैं जहाँ पर से बहुत पहले से कहानियाँ लिखी जा रही हैं। तो ऐसी कहानियाँ अभी हमें बहुत बहुत चाहिए। इस किताब की एक खास बात है कि ये आंकड़ों की बात नहीं करती है। बहुधा मैं अपने इसमें कार्यक्रम के शुरुआत में कुछ आंकड़े देती हूँ, लेकिन इस बार पीड़ा इतनी सघन थी कि आंकड़े देने का मन नहीं किया। बस एक लाइन जो किताब में लिखी है कि पिछले 25 सालों में 1 करोड़ बेटियां मारी जा चुकी हैं। ये इतना ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है कि इसके साथ और आंकड़े क्या दें। ये सब हम लोग का देखा सुना है, रोज हम देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रोज यही कर रहे हैं। इसके पीछे समाज की पृष्ठभूमि क्या है, इसके पीछे विचार की पृष्ठभूमि क्या है, उसके जानने से पहले हम अपने ही फेसबुक पे देखते हैं डॉटर्स डे। डॉटर्स डे में जब महिलाएं अपनी बेटियों के साथ फोटो डालती हैं तो बहुत सारी बेटों वाली महिलाएं कहने लगती हैं कि हमने बेटे जने हैं तो हमारा अपराध क्या, हम भी आज फोटो डालेंगे। वो उस अपमान को, उस पीड़ा का उपहास उड़ा रही है, क्योंकि एक स्त्री जब खासतौर से दूसरी बेटी को जब जन्म देती है
तो जिस अपमान और उस पीड़ा से वो गुजरती है, जब वो संघर्ष करके उस बेटी को पाल के बड़ा करती है, तो जो उसके मन में जो उत्साह उछाह आता है, वो उस दंश को दिखाना चाहती है कि देखो समाज, जिसको तुमने बेटी कह करके नीचा दिखाया था, आज उसी बेटी को हमने परवरिश के द्वारा इस लायक बना दिया है। इसमें बेटों से कोई कंपैरिजन नहीं है, इसमें बेटों से कोई तुलना नहीं है। बेटे प्यारे हैं, उनके बारे में रोज लिखिए, लेकिन डॉटर्स डे के दिन जब हम बेटियों की बात को काटते हैं, तो कहीं ना कहीं हम असंवेदनशीलता दिखाते हैं। वही असंवेदनशीलता जो अमेरिका में व्हाइट लाइफ मैटर्स या ऑल लाइफ मैटर्स दिखाता है जब ब्लैक लाइफ मैटर्स की बात होती है। क्योंकि हम ये दिखाते हैं कि सारी जिंदगियां महत्वपूर्ण, सारी जिंदगियां महत्वपूर्ण नहीं है, किसने कहा। लेकिन जब ब्लैक के साथ शोषण हुआ, तो शोषित को अपनी बात कह देने का, या जब वो शोषण को झेल करके खुद खड़ा होता है, तो उसके अंदर जो जज्बा और हौसला जगता है, उसको कह देने का उसका हक होता है। उसको कह देना, उसको सुन लेना लाखों ऐसी औरतों में उम्मीद जगाता है जो गर्भ में दूसरे संतान जिनके संतान आई है और वो लिंग परीक्षण का विरोध करना चाहती है। अभी हमारे गांव की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुई है। ये कहानी समाज के पितृसत्तात्मक जड़ों को दिखाती है, और साथ साथ ये स्पष्ट करती है कि जो पितृसत्ता है, ये पुरुषों के भी खिलाफ है। क्योंकि अगर बेटा जना है और बेटे को प्यार मिल रहा है केवल बेटा होने की वजह से, और इस लड़की को जन्म देने नहीं दिया जा रहा है, तो माता पिता का गहन, गंभीर, निंदनीय स्वार्थ है। वो किसी भी हिसाब से प्रेरणादायक नहीं कहा जा सकता जो अपनी बेटियों को मार करके बेटे को प्यार कर रहे हैं। वो भी एक स्वार्थ की ही पराकाष्ठा है। तो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, इसमें कहानी में स्त्री के दुख और संघर्ष की गाथाओं के साथ साथ उसकी विजय की पताकाएं भी लहराती हैं, और समाज के इन छिपे हुए कंगूरों को खोलने की बहुत सारी प्रयास किया गया है कि कहाँ से ये चीजें आ रही हैं और कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ से समझना है। जब कहानी आखिर में जाकर के अपने परिवार को भी निर्दोष समझने की बात करती है, तो कहीं ना कहीं वो ये कहती है कि एक स्त्री को जिसका शोषण हुआ है, उसको भी ज्ञान ही से ये समझ आएगी कि समाज के कंडीशनिंग के शिकार लोग मासूम भी हो सकते हैं, वो केवल समझ नहीं पा रहे हैं और उनको समझाने की जरूरत है। तो ऐसी बहुत सारी किताबों का स्वागत होना चाहिए, और इस किताब का स्वागत करते हुए मैं इस कथा पर आगे बात करने के लिए कथाकार विवेक मिश्र जी को बहुत ही सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। उनके एक छोटे से परिचय के साथ, हालांकि उनके परिचय की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक परंपरा को निभाते हुए मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ। विवेक मिश्र जी हिंदी के समकालीन कथा जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। यह बुंदेलखंड के झांसी में जन्मे हैं। उनके 3 कहानी संग्रह तथा 2 उपन्यास डोमिनिक की वापसी एवं जन्मांतर प्रकाशित हो चुकी है। उन्हें सिंगापुर का सुरनोस कथादेश पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का यशपाल पुरस्कार, रमाकांत स्मृति पुरस्कार 2016 और उनके पहले उपन्यास डोमिनिक की वापसी के लिए जगत राम आर्य स्मृति सम्मान और कथा यूके का इंदु कथा सम्मान मिल चुका है। उनकी कहानियों पर 30 मिनट्स और शक्कर पारे जैसी फिल्में बन चुकी हैं। वह इस समय मुंबई में पटकथा लेखन में भी सक्रिय हैं और उनकी 3 कहानियों पर फीचर फिल्म बन रही है। तो निजी तौर पर भी मैं विवेक जी के लेखन को बहुत पसंद करती हूँ और मैंने लगभग उनका सारा पढ़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत ही आदर के साथ मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ कि आएं और इस कथा को अपने विचार व्यक्त करें और खोलें इसको। स्वागत है। शुक्रिया वंदना जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने इस पेज के माध्यम से, अटूट बंधन के माध्यम से इस महत्वपूर्ण कृति पे बात करने के लिए हमें अवसर दिया। आदरणीय मदन मोहन जी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत। और सबसे पहले तो मैं ब्रह्मदत्त शर्मा जी को बधाई देता हूं। ब्रह्मदत्त शर्मा जी का परिचय मेरे से तब से है जब से वो कहानियों से उनकी शुरुआत हुई थी। हंस में मैंने उनकी पहली कहानी पढ़ी थी और उन्होंने भी इसी तरह किसी पत्रिका में मेरी कहानी पढ़ी होगी। अब मुझे तो ये याद नहीं कि पहली बार मैंने उनकी कहानी पढ़ के फोन किया था या उन्होंने मेरी कहानी पढ़ के, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पढ़ते थे। और उनकी कहानियों को पढ़ के मुझे हमेशा लगता था कि वो जिस तरह से कहानियों को विस्तार देते थे, उसमें जो भाषा आती थी, जो परिवेश आता था, तो मैं इनसे हमेशा कहता था कि आप कहानी में इतना फैलाव लाने के बजाय आप उपन्यास लिखिए।
और इससे पहला उपन्यास भी इनका बड़ा महत्वपूर्ण था, और जो पहाड़ पे जो केदारनाथ में जो त्रासदी हुई थी उस पे था। और वो भी अपने तरीके का हिंदी में ऐसी त्रासदियों पे इतना ऑथेंटिक उपन्यास, क्योंकि ये उनका फर्स्ट हैंड अनुभव था। ये खुद वहां अपने परिवार के साथ फंस गए थे, और कैसे मतलब लंबे समय तक वहां फंसे रहे, और कैसे ये फिर वहां से निकल के अपने परिवार तक पहुंचे। तो वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण उपन्यास था उनका। और आधी दुनिया पूरा आसमान जो है, ये एक्चुअल में केवल उपन्यास नहीं है। ये ब्रह्मदत्त शर्मा जी ने मतलब देखा भी है, एक लेखक की तरह इसको समझा भी है, अपने आसपास के परिवेश में उसका अध्ययन भी किया है, और खास तौर से चूंकि अपने निजी अनुभवों से भी इन्होंने इसमें बहुत कुछ जोड़ा है, जहां तक क्योंकि मैं इन्हें निजी रूप में एक मित्र के रूप में भी जानता हूं। आधी दुनिया पूरा आसमान का, वंदना जी, जैसा आपने मतलब इतना सुंदर कहना चाहिए इसकी भूमिका में इतना सुंदर एक जो परिचय और जो परिदृश्य बताया, मुझे इसलिए उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, मैं सीधा किताब पे आ सकता हूं आपकी बातचीत के बाद। कि आधी दुनिया पूरा आसमान एक बहुत जरूरी विषय को, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाता है। जिन परिवारों में, खासतौर पर संयुक्त परिवारों में, जिनके बेटा नहीं है, या एक बेटी के बाद दूसरी और तीसरी बेटी हो जाती है, वे जानते हैं कि उन पर बेटे के लिए घर वालों का, उस दंपत्ति पे, उस स्त्री पे घर वालों का, समाज का कितना दबाव होता है। और उस दबाव के चलते परिवार कैसे बिखरता है। वो स्त्री जो इतनी पीड़ा के बाद मतलब अपना सब कुछ परिवार संभालती है, एक माँ बनने की जिम्मेदारी उठाती है, 9 महीने बच्चे को अपनी कोख में रखती है, जो प्रसूति का जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो सहती है, और उसके बाद उसको किस तरीके का मतलब सुनना पड़ता है, कैसे कैसे सुझाव उसे दिए जाते हैं, कैसे कैसे नुस्खे, कैसे कैसे टोटके उन्हें बताए जाते हैं, कैसे कैसे ताने उन्हें झेलने पड़ते हैं। 2-2, 4-4 बार गर्भवती होने और प्रसूति की पीड़ा सहने के बाद भी एक स्त्री एक अपराधी की तरह कटघरे में खड़ी कर दी जाती है। जो सब कुछ छोड़ के बच्ची अपने माँ बाप का घर छोड़ के अपनी ससुराल आई है, उसने अपनी जी जान लगा के अपने पति को, अपने परिवार को समेटे रखने के लिए, उसको एक रखने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, और एक ऐसी चीज के लिए उसे अपराधी ठहराया जाता है, कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जिसके लिए कम से कम वो तो जिम्मेदार नहीं ही है, क्योंकि उसका बस चलता तो शायद वो भी यही निर्णय लेती, चाहे उसे बेटियां कितनी भी पसंद होती। तो ये जो विडंबना है, इस बात को ये उपन्यास जो है ब्रह्मदत्त शर्मा जी का, आधी दुनिया पूरा आसमान, बहुत खूबसूरती से लाता है। और मैं थोड़ा उपन्यास के बारे में कहना चाहता हूं, उपन्यास को विधा के रूप में, कि एक लेखक दो तरीके से रचना में उतरता है। एक तो अपने निजी अनुभव उसके क्या हैं, अपनी निजता को कैसे पकड़ता है वो, और वो निजता कैसे उसके चरित्रों की निजता बन जाती है, एक बात। और कोई अपने निजी अनुभव को कैसे विस्तार देके सार्वजनिक रूप से हमारे आसपास की जो दुनिया है, हमारा जो समाज है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारा जो परिवेश है, कैसे अपनी निजता और जो सार्वजनिक जीवन जिससे हम घिरे हुए हैं उसके बीच में एक तार खींच देता है। कि कैसे हमारा अनुभव, एक लेखक का अनुभव, हर आदमी का अनुभव बन जाता है। तो उस मामले में ब्रह्मदत्त शर्मा जी ने जो बात एक छोटे से परिवार से शुरू की, एक घर की कहानी शुरू की, पढ़ते 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 आप समझेंगे कि ये केवल एक घर की कहानी नहीं है, तमाम घरों की कहानियां इसमें जुड़ती जाती हैं। ये एक बच्ची की मौत का मामला नहीं है, एबॉर्शन का मामला नहीं है, या ये एक टेस्ट जो मतलब हम गर्भ टेस्ट करा लेते हैं लोग डिलीवरी से पहले, ये एक बच्ची की मौत का मामला नहीं है, ये एक गर्भपात का मामला नहीं है, ये एक स्त्री का मामला नहीं है, और ये एक घर या एक दंपत्ति की कहानी नहीं है। ये धीरे धीरे विस्तार पाती जाती है, और ये आपको लगने लगता है कि आपके चारों तरफ पढ़े लिखे, समझदार, अपने को संभ्रांत कहने वाले हत्यारों का समूह इकट्ठा है। आपको हर आदमी में एक संभावित हत्यारा दिखने लगता है कि ये वैसे पढ़ा लिखा है,
अपने आप को संभ्रांत कहता है, बहुत ओहदेदार आदमी है और तथाकथित रूप से बहुत भाग्यवादी और ईश्वर को मानने वाला भी है। यहां कमाल की बात यह भी है कि वो कोई नास्तिक आदमी नहीं है, वो धर्म से अलग आदमी नहीं है, वो ऐसा आदमी है जो मतलब सुबह शाम पूजा वंदना अर्चना सब करता है। ईश्वर को मानने और उसको मनाने के लिए जितने टोटके जितने चोचले हो सकते हैं वो सब मानता है। लेकिन जब ये फैसला ईश्वर का मानने की वक्त आता है कि लड़का हो या लड़की, ये कुदरत की देन है, इसमें ना पुरुष कुछ कर सकता है ना स्त्री कुछ कर सकती है, ये जेनेटिक्स है। और अगर वो ध्यान से उस विज्ञान को पढ़ेंगे, मैं उसमें नहीं जानना चाहता, तो ये क्रोमोसोम्स का मामला है या जो है, लेकिन उसके लिए आप एक स्त्री को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो दो हत्याएं होती हैं। एक तो जब गर्भ आप जब टेस्ट कराते हैं अल्ट्रासाउंड से या जैसे भी टेस्ट कराते हैं और पता करते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की, और जब आपको पता चलता है कि कन्या है और जब कन्या भ्रूण हत्या होती है तो कन्या तो मारी ही जाती है, वो तो निर्दोष है, वो तो बेचारी, उसके तो जुबान नहीं है। लेकिन जो औरत उस पीड़ा से गुजरती है वो मां कितनी बार मरती होगी और उसका दर्द उसकी छाती में मरते दम तक रहता होगा कि अगर मैंने एक बेटा पाया है या दो बेटे पाए हैं तो उसके पीछे मैंने कितनी बेटियां कितनी जानें मतलब कुर्बान की हैं, कितनी हत्याएं की हैं। तो वो इस बात को लेके लोग भूल जाते हैं। एबॉर्शन एक ऐसी घटना होती है कि एक समय के बाद पुरुष भी भूल जाता है, पति भी भूल जाता है, लेकिन स्त्री को याद रहता है। स्त्री उसे बार बार जीती है, उसे हॉन्ट करता है और वो पीड़ा इसमें दिखाई देती है। इस उपन्यास में वो बात दिखाई देती है कि जो स्त्री, जो नायिका है हमारी, वो जीवित है और वो सफल है, उसने बहुत संघर्ष भी करती है, बाहर भी निकलती है, घर भी छोड़ती है, पढ़ाई भी करती है, अफसर भी बनती है। लेकिन क्या उसके संग जो हुआ है, जो गर्भपात हुए हैं उसके या उसके आसपास जो गर्भपात हो रहे हैं, वो गर्भपात में वो स्त्री भी मरती है, वो मां भी मरती है। कोई मां अपनी स्वेच्छा से अपने शिशु की हत्या नहीं कर सकती, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तो ये जो पीड़ा है ये उस उपन्यास में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा कोई धर्म, हमारा कोई सामाजिक आचरण, कोई परिवार का दबाव इस हत्या को रोक नहीं पाता, बल्कि ये एकमात्र अपराध ऐसा है जिसमें पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। मतलब बहनों की, नंदों की राय भी वही है, सास की राय भी वही है, ससुर की राय भी वही है, और कहीं ना कहीं जो बेटे की चाहत में पति, जिसकी अपनी औलाद है, वो भी कहता हाँ ये ठीक है, करवा ही लो अब इसको। मतलब उसकी भी एक तरह की मौन स्वीकृति रहती है कि हाँ यार बेटा ही हो जाता तो क्या बुरा हो जाता है ना। तो एक मात्र ऐसा अपराध है जहां पे हम लोग मतलब अपने आप को शाकाहारी कहते हैं और तमाम चीजों से अपने आप को हम मतलब धर्म और उससे जोड़ते हैं। तो ऐसे परिवारों में भी ये घटनाएं देखी जाती हैं, पढ़े लिखों में देखी जाती हैं, ओहदेदारों में देखी जाती हैं। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये कहीं गांव देहातों में केवल हो रहा है या अनपढ़ों के बीच में हो रहा है या उनके अंदर शिक्षा का अभाव है इसलिए हो रहा है। नहीं साहब, बड़े बड़े घरों में जिनमें पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हुई है, जो बहुत संस्कारी और मतलब सामाजिक लोग हैं उनके बीच में है, और बड़ी सफाई से कहते हैं ना, जैसे कि एक हाथ से हो और दूसरे हाथ को खबर ना हो, इतनी साइलेंटली ये सब काम होता है और समाज भी उसमें शामिल हो जाता है। तो ये जो पीड़ा है कि पूरा समाज साइलेंट किलर की तरह, अंडरग्राउंड अंडरकवर की तरह काम करता है, इशारे इशारे में काम हो जाता है कि अरे क्या हुआ, अरे अब दो लड़कियां थी, अरे वो तो पेट से थी, क्या हुआ, उन्होंने कहा अरे अब दो लड़कियां थी, तीसरा करके क्या करते, अब इंतजार करेंगे। मतलब गर्भवती थी और उसको उन्होंने उससे हाथ अपने झाड़ लिए और निकल गए। और मतलब एक हत्या पे कितनी सहज सहमति समाज में बनती है। तो क्रूरता केवल हत्या नहीं है, जो समाज किसी हत्या को, इतनी बड़ी भयावह क्रूरता को इतनी सहजता से स्वीकार कर लेता है, उसकी वो असंवेदनशीलता इसका मूल है इस किताब का। हत्याएं तो हो ही रही हैं, भ्रूण हत्या कोई नई चीज नहीं है, लेकिन उसकी सहजता, उसका उत्सव, बल्कि कि चलो अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया, नहीं तो 3 हो जाती, नहीं तो 4 हो जाती, है ना।
अच्छा, रुक भी नहीं रहे हैं। अगर 2 बच्चियां हो गई, वो इसीलिए जो ब्रह्मदत्त शर्मा जी ने वो ओनली डॉटर्स क्लब वाली बात हमें बताई थी कि जिनके सिर्फ बेटियां हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं कि हम वो क्लब बनाएंगे, उसमें वो माँ बाप हैं कि जिनकी एक बेटी है और उन्होंने एक ही बेटी रखने का निर्णय किया, दूसरी संतान नहीं की, या 2 बेटियां हैं तो तीसरा बच्चा बेटे की चाहत में नहीं किया, वो वहीं रुक गए। ये एक उदाहरण है और ऐसे क्लब बन रहे हैं, लेकिन वो मतलब दशमलव में है उनकी उपस्थिति, ऐसे माँ बाप की, ऐसे परिवार की उपस्थिति बहुत दशमलव में है। और ऐसे में जो सबसे ज्यादा इसमें उस उपन्यास में भी दिखाई देता है, समाज में भी दिखाई देता है, वो है जो पुरुष है, जो जो उसका साथी है, वो पति भी कहीं ना कहीं उसी पैट्रियार्की का हिस्सा है, उसकी सोच का हिस्सा है, इसलिए वह भी खुलकर पत्नी का साथ नहीं दे पाता। वो भी एक बहुत ही खराब स्थिति है कि पत्नी अपने दुख में किसके पास जाएगी, अपने साथी के पास जाएगी, अपने माँ बाप का घर छोड़ चुकी है और इस घर में तो सब उसके खिलाफ हैं, उसके इस निर्णय के, तो पति ही एक उम्मीद है, लेकिन पति भी उस उम्मीद पे उस समय खरा नहीं उतर पाता, वो वैसी बात नहीं कर पाता, कोशिश भी करता है तो शायद वो भी इतना बंधा है अपने घर परिवार समाज से, उस कंडीशनिंग से, पैट्रियार्कल कंडीशनिंग से, कि कहीं कहीं वो छोटे मोटे स्वर सुनाई देते हैं लेकिन वो इतने मुखर और स्पष्ट नहीं होते, वो ताकत इतनी मजबूती नहीं जुटा पाता शायद। तो ये उपन्यास एक मध्यम वर्ग की कहानी के रूप में शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे एक बड़े समाज की कहानी बन के हमारे सामने आती है। स्त्री कितनी भी पढ़ लिख जाए, पर बेटे की चाहना एक ऐसी मांग होती है जिसे पूरा करने की चाह वो तो चाहकर भी मदद नहीं कर सकती, लेकिन अगर इस काम में वो फेल हो गई तो फिर उसकी सारी उपलब्धियां जो है वो कूड़े के ढेर में है। उसकी डिग्री क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी जॉब क्या है, वो कितनी एफिशिएंट है, वो घर कितना अच्छे से संभाल रही है, उसके बाकी सारी चीजें जो और गुण हैं उनको कैसे मतलब बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। और इसमें ब्रह्मदत्त शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि लीनियर नहीं रखा इसको, इस उपन्यास में कई लेयर्स में, मतलब पति पत्नी के रिश्ते के रूप में, फिर सास ननद और ससुर के रूप में, आस पड़ोस के रूप में, डॉक्टर के रूप में, समाज के रूप में, वो हर स्तर पे उस समस्या एक ही है, लेकिन उसको हर जगह ले गए वो, इसीलिए उपन्यास बड़ा भी हो गया, उसको इतना विस्तार मिला कि उन्होंने बाहर भी ले गए। मतलब जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, हॉस्टल में रह रही, अकेले रह रही, उनकी स्थितियां भी कमोबेश वैसी ही हैं, वो भी अपने निर्णय खुद लेने में उतनी सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं वो लगता है कि वो अलग रह रही हैं, अकेली रह रही हैं, पढ़ रही हैं, लेकिन उनको भी वो पैट्रियार्कियल कंडीशनिंग, या तो कोई पुरुष उनको कंट्रोल कर रहा है, या पुरुष सत्ता के द्वारा जो उनकी कंडीशनिंग हुई है, जो पैट्रियार्कियल कंडीशनिंग जिसे हम कहते हैं, जिसमें स्त्री भी वही बोलती है जो पुरुष सत्ता चाहती है बुलवाना, वो बोल रही है, तो वो दिखाई देता है। तो उपन्यास में स्त्री पात्रों की अधिकता है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इसमें पुरुष उतने नहीं है जितनी स्त्रियां बोलती हैं और स्त्रियों की आवाजें हैं। तो उपन्यास में स्त्री पात्रों की अधिकता है और कई स्थानों पर यह लगता है कि समाज में पुरुष जो है, वो सत्ता जो है, पुरुष सत्ता जो है, पैट्रियार्की जो है, वो स्त्री की सोच को इस कदर जकड़ रखा है कि स्त्री भी स्त्री के दुख में उसके साथ खड़ी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो पैट्रियार्की की कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि वहां पे वो नहीं दिखाई देती। नारी आत्मनिर्भर हो, न केवल बल्कि पढ़ लिख कर नौकरी करने तक, बल्कि अपने निजी निर्णय लेने और अपने जीवन में सही गलत के चुनाव करने में जब वो खड़ी हो, तब जाके कहीं कोई बात बनती दिखाई देगी। इस उपन्यास में मुझे थोड़ा सा वहीं पे एक मतलब लगा कि थोड़ा सा और वो हो सकता था कि अंत में वो पढ़ती है, लिखती है, सिलेक्शन होता है, नौकरी करती है, अधिकारी बन जाती है, लेकिन वो वापस फिर घर आती है और घर आके उनका वही वही ताना फिर जो है वो मतलब वो एक विशियस साइकिल है, एक दुष्चक्र है कि वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी बन जाए, वो उससे नहीं हो। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें थोड़ी बोल्डनेस की और जरूरत थी कि उसको ऐसे समाज को, जब जब समाज एक स्वतंत्र आत्मचेता स्त्री की अवहेलना करता है, उस स्त्री के पास भी इतना साहस, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो ऐसे स्ट्रक्चर को जो कि शोषण का धरातल तैयार करता है, उसे छोड़ के छिटक के अलग खड़ी हो जाए, चाहे परिवार कुछ कहे, चाहे समाज कुछ कहे, क्योंकि जब आप उस निर्णय में हमारे साथ नहीं हो, आप हमारी जिंदगी में हमारे साथ नहीं हो,
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप हमारी संतानों के, हमारे बच्चों के हत्यारे हो, तो हम किसको खुश कर रहे हैं? वो किस सास को खुश कर रही है या माफ कर रही है? किस ननद को खुश कर रही है या माफ कर रही है? क्या आपके उनको खुश करने से, उनके माफ करने से उनकी सोच बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। वो फिर 4-6 महीने 10 महीने बाद फिर कहेंगे कि हाँ ट्राई करो, शायद इस बार लड़का हो जाए। क्योंकि उनकी जो डीप साइकी है उसको ऑल्टर करने के लिए आपको काउंसलिंग से ज्यादा एक झटके, एक शॉक की जरूरत है। जहां डे वन से, वो कहते हैं ना कि जहां जो सिचुएशन बढ़ती क्यों है, सिचुएशन बढ़ती और बिगड़ती तब है जब हम पहले दिन कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर एक बार आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो उस कॉम्प्रोमाइज का अंत कहां होगा ये कोई नहीं जानता। सो यू हैव टू पुट योर फुट डाउन ऑन द डे वन कि ये निर्णय जो है ये हमारा होगा। भाई हम पति पत्नी है, बच्चे का निर्णय हमारा होगा, और जो होगा, बच्चा बेटा होगा, बेटी होगी, उसा होगा, हम स्वीकार करेंगे। इसमें किसी और की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर किसी को भी निर्णय करने का अधिकार है तो पहला अधिकार स्त्री का है, उसके बाद अगर किसी का अधिकार है तो पति पत्नी का अधिकार है। पति का भी बाद में ही है, लेकिन फिर भी पति पत्नी का एक ज्वाइंट है। उसके बाद परिवार उस अधिकार का, उस निर्णय का स्वागत करता है तो वो परिवार हमारा अच्छा परिवार है, वो हमारे साथ है, हम भी उसके सम्मान में खड़े हुए हैं। लेकिन जब उसको हमारे किसी निर्णय की परवाह ही नहीं है तो फिर क्या कहा जाए, है? तो ये तो खैर विषय पे बात, बहुत बड़ा उपन्यास है, 265-66 पन्ने का उपन्यास है, बहुत विस्तार से चरित्रों पे भी बात हो सकती है, बल्कि मैंने लिख भी रखा है, लेकिन बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं संक्षेप में कुछ उपन्यास के क्राफ्ट के बारे में भी बात करना चाहता हूं। ब्रह्मदत्त जी की भाषा हमेशा ही बहुत सहज, जैसे इनका व्यक्तित्व है सीधा, स्ट्रेट, सहज, तो भाषा बहुत सहज, सरल और वास्तविकता के बहुत करीब होती है। भाषा में इनके कहीं आप कहानियों में भी देखेंगे कोई बनावट नहीं है। जो भाषा हमारे आसपास बरती जाती है, बोली जाती है, तो उन पात्रों के परिवेश से ही ये भाषा उठाते हैं, और इसमें भी इन्होंने ये किया है, और वो किताब की ताकत भी बनती है। आप देख पाते हैं कि आसपास के पात्र कैसे बोल रहे हैं। परिवेश निर्मित करने में भी ये अपना है कि बहुत सहजता से, बिल्कुल खोल के उस समाज तक आपको आसानी से ले जाते हैं। कहानी की भाषा, कथा की भाषा जो है वो तमाम अंधविश्वासों, मान्यताओं, रूढ़ियों को अपने मुहावरों के माध्यम से खोलती है। कई बार हम इतने स्त्री विरोधी भाषा में बोल जाते हैं, लेकिन हमें उसकी इतनी सहजता से आदत पड़ी हुई है। हमारे घर परिवार में लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, स्त्रियों के लिए जो मुहावरे इस्तेमाल होते हैं वो इसमें बड़ी खूबसूरती से इन्होंने पिरोए हैं। आम आप बातचीत की भाषा में हमें पता भी नहीं चलता है, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि हम कैसे एक स्त्री को आहत कर रहे हैं, हम पूरी स्त्री जाति को आहत कर रहे हैं, पूरी आधी दुनिया को हम हर्ट कर रहे हैं, और हम बड़े गर्व से बोले जा रहे हैं वो बात, वो शब्द हम कहते जा रहे हैं, और हमें उसका कोई अफसोस तो क्या, हमें एहसास भी नहीं है कि ये शब्द हमें नहीं बोला जाना चाहिए। जो स्त्री विरोधी भाषा है, तो उस भाषा को भी, उन मुहावरों को भी इन्होंने बहुत अच्छे से पकड़ा है। और परिवार जो है वो परिवार केवल रिश्तों से नहीं बनता है, वो परिवार मूल्यों से बनता है। और जिस परिवार के मूल्य में ही एक भ्रूण की हत्या हो, उस परिवार का निर्माण, उस नींव के ऊपर बना हुआ परिवार की इमारत जो है वो कैसी होगी, कितना सुख कितना दुख आप उठा पाएंगे। तो ये संदेश ये उपन्यास हमें अंत में देके जाता है। और थोड़ा मैं कहूंगा कि कहीं कहीं जो है कुछ कुछ बातों का दोहराव आता है, तो अगर उस दोहराव से बच के थोड़ा एक बार एक लेयर पे संपादित किया होता तो ये थोड़ा छोटा हो सकता था, तो उसकी पठनीयता बढ़ जाती। उपन्यास के विस्तार में अगर हम थोड़ा सा इसको पेजों के माध्यम से संपादित, हालांकि ये पूरी तरह लेखक का चुनाव होता है, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और क्रिस्प आप इसे कर सकते थे, ज्यादा पाठक मिलते। लेकिन जो बात आपने कही है वो पूरी ईमानदारी से रखी है और पूरी साफगोई से रखी है। उसमें आपका अपना अनुभव, अपनी निजता, अपना ऑब्जर्वेशंस, अपने आसपास का समाज और उसका दूसरों पे पड़ता प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से और बड़े पावरफुल ढंग से अपना मैसेज कन्वे करता है। और केवल ये भ्रूण हत्या वाला उपन्यास नहीं है, बल्कि ये कई स्तरों पे स्त्री विमर्श को स्पर्श करता है, क्योंकि वो मुद्दा जो शुरू में उठता है
वो इतना प्रभावशाली है कि उसके अंदर और सारे मुद्दे दब जाते हैं। बल्कि मैं कहूंगा कि इसको केवल इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये केवल कन्या भ्रूण हत्या की बात करता है, ये और क्षेत्रों में भी स्त्री की बात करता है, स्त्री शिक्षा की भी बात करता है, ये उन स्त्रियों की भी बात करता है जिन्हें पता ही नहीं है कि वो खुद अपने खिलाफ खड़ी हुई हैं, उनको भी आईना दिखाता है। तो कई मामलों में ये स्त्री विमर्श की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये परिवार की जो स्ट्रक्चर है, जिसका मूल पितृसत्ता है, उस पे चोट करने से बचता है या चूक जाता है। बल्कि मुझे लगता है कि और हार्ड हिटिंग चोट होनी चाहिए थी, एक बड़ी व्यापक चोट होनी चाहिए थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आना चाहिए था, क्योंकि यथास्थितिवाद में आप नहीं छोड़ सकते, है ना। तो ये मेरा मानना है, तो ये हो सकता था। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि ब्रह्मदत्त शर्मा जी लगातार लिख रहे हैं, आगे और अच्छा लिखेंगे, लेकिन इस उपन्यास में उन्होंने इस विषय के संग जितना वो कर सकते थे पूरा न्याय किया है। और इसने वाकई, ये ऐसा उपन्यास नहीं है कि पढ़ के आप भूल जाएं बड़े दिनों तक, जैसे कि वंदना जी ने जो कहानियों का जिक्र किया, किरण जी की कहानी है, मनीषा जी की कहानी है, घड़ा अगर आपने मेरी पढ़ी हो तो घड़ा कहानी है, वो सब कहानियां उसी वेदना से उपजी हैं कि हम इतने निर्मम कैसे हो सकते हैं। तो ये उपन्यास शुरू से लेके अंत तक हमारे लगातार निर्मम होते जाने की उस प्रक्रिया को, कि हम इतने निर्मम हैं, इतना पढ़ने लिखने के बाद हम कहते हैं हम 21वीं सदी में आ गए और ये नई सदी है, नया जमाना है, हम इतनी कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन जो समाज का जो बेसिक यूनिट है, हमारा परिवार है, उसकी सोच क्या है, ये उस पर लगातार उंगली रखता है। और वो उंगली रखना महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मदत्त जी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इतना अच्छा उपन्यास लिखा। और आप सबका भी शुक्रिया जो आप सबने मेरी बात सुनी। मैंने बहुत संक्षेप में करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत लंबी शायद हो गई। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपने बहुत जरूरी पॉइंट्स उठाए और उपन्यास को काफी समझने में और उनको पाठकों के को जानकारी को पहुंचाने में काफी आपका योगदान है। और जैसा कि आपने कहा कि परिवार की पितृसत्ता की व्यवस्था पे और गंभीर चोट होनी चाहिए थी, वो आपकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं नायिका जब परिवार की ओर लौटती है तो ऐसा लगता है कि वो परिवार जिसने पिटाई भी कर ली, जो शराब भी पीने लगा, उसी तरह हम एक नायिका क्यों बार बार उसी परिवार में सुरक्षा ढूंढती है और एक उसी प्रेम को समझौतावादी, जो एक जी हाँ, जी जी एक बिल्कुल समझौतावादी मानसिकता से वो वापस आती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें अन्याय मिल रहा है तो हम परिवार से बाहर न्याय के लिए नहीं जा सकते। तो अल्टीमेटली वो सब कुछ सह के उसी परिवार में लौटती है। और परिवार भी ऐसा जो बदला नहीं है, वो फिर वही बात कहते हैं कि चलो अगली बार हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यानी कि उनकी मानसिकता तो वही वही की वही वही है, ये मेरा कहना है जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। और इसीलिए इन्होंने कई सारे नारी पात्र उठाए हैं। जैसे कि एक शकुंतला का कैरेक्टर है जो जो मतलब पहले तो वो एक बेटी में खुश है, लेकिन बाद में वो खुद भी दवाई ले करके एक बेटा जनती है। तब तक तो जो नायिका है किरण, उसको ये लगता है कि गाँव में 2 महिलाएँ तो हैं जो 2 बेटियों वाली हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता है और वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर रही हैं, 2 से 3 होंगी, 3 से 4 होंगी। किरण की उम्मीद वहां से टूटती है जब वो देखती है कि शकुंतला ने भी एक बेटे को जन्म देने के लिए दवाई करी, इलाज कराया। इसके साथ साथ ये बाबाओं, पंडे, पुजारियों, मौलवियों सबका जो है वो भेद भी खोलती है कि कैसे बेटे के चक्कर में घर की बहू को तमाम तरह के पाखंड को झेलना पड़ता है। पढ़ी लिखी है, समझदार है, तब भी उसको झेलना पड़ता है। और इसके अलावा जो जो महिला पात्र लाए हैं, ममता, ममता जो बार बार जिसके अबॉर्शन हो रहे हैं, 5 अबॉर्शन कराती है, बेटियों को 5 बार मारती है और फिर इसके बाद स्थिति ये आती है कि ममता एक बेटी के साथ सुसाइड कर लेती है। तो एक स्त्री की ये जो दशा है वो परिवार में भी सुरक्षित नहीं। एक होती है असुरक्षा जो उसको सीधे थप्पड़ मार के दी जा रही है, एक सीधे जान से मारा जा रहा है, और एक है कि हमें बेटा चाहिए और चूंकि बेटा जनने का माध्यम केवल स्त्री ही है, इसलिए उसको इस हद तक मजबूर किया जाता है कि वो आत्महत्या करने पर विवश हो जाती है। एक पात्र वो लाते हैं मनीषा का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग है, जो कि जिसके पिता मर जा की मृत्यु के बाद वो किसी तरह से
अपनी सहेली किरण के माध्यम से वो शिक्षा हासिल तो करती है उसके माता पिता के माध्यम से, और फिर भी वो वहां जाकर भी शोषित होती है। लेकिन चूंकि उसके पास शिक्षा है और उसके पास आर्थिक स्वतंत्रता है, तो उसके पास अपनी आवाज है, अपने जीवन को फिर से बदलने और पटरी पर लाने की भी उसके पास क्षमता है। तो इस उपन्यास को आगे खोलेंगे के लिए हम अगले वक्ता को आमंत्रित करना चाहते हैं। तो बहुत ही सादर आमंत्रित करती हूँ बी मदन मोहन जी को और उनका छोटा सा परिचय। डॉक्टर बी मदन मोहन जी सेवानिवृत्त हिंदी प्रोफेसर हैं, MLN कॉलेज यमुनानगर से। कविता, बाल साहित्य, आलोचना और यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं में विगत 4 दशकों से उन्होंने सृजन किया है। 3 कविता संग्रह समय का सत्य, सड़क पर पैबंद और साथी पहली बार प्रकाशित। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से प्रकाशित बाल काव्य संग्रह गैस गुब्बारा के 8 संस्करण प्रकाशित। गर्मी की छुट्टी और मास्टर जी का छाता गुम बाल काव्य संग्रह पाठ्यक्रमों का हिस्सा है। कदम कदम किन्नौर यात्रा वृत्तांत हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से प्रकाशित। 100 से अधिक बार रक्तदान, समाज सेवा के क्षेत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय संप्रदाय सद्भाव प्रतिष्ठान द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। तो बहुत आदर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ कि आएं और इस कथा को और खोलें। धन्यवाद मैडम। स्वागत। आदि दुनिया पूरा आसमान ब्रह्मदत्त जी का एक ऐसा उपन्यास है कि अगर मैं साहिर की पंक्तियों को कहूं कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। विवेक जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ब्रह्मदत्त जी का ये उपन्यास अपने आसपास के समाज और उस समाज की मानसिकता को बहुत ही सूक्ष्मता और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ब्रह्मदत्त जी की तमाम कहानियां मैंने पढ़ी हैं और जैसा कि इनका एक उपन्यास ठहरे हुए पलों में आया तो वहां से हमें ये लगने लगा था कि ब्रह्मदत्त जी की कहानियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह से एक उपन्यास आया, एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही गंभीर कृति जो है वो हम लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगी। और इस बात में दो राय नहीं है कि विगत कई वर्षों से आदि दुनिया पूरा आसमान लिखने की प्रक्रिया में, उसकी रचना प्रक्रिया में मैं निरंतर इनके साथ जुड़ा रहा हूं और हमारी चर्चाएं भी उसके ऊपर जो है वो होती रही हैं। और इस उपन्यास के कथानक या उसके फलक के बारे में यदि ईमानदारी से मैं स्वीकार करूं तो जिस अंचल में हम लोग रह रहे हैं हरियाणा में, और हमारे साथ लगता हुआ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है और जो राजस्थान का इलाका है, कि उसमें जो एक समाज की मानसिकता है लड़कियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, ये उपन्यास उस मानसिकता का एक इस्पाती दस्तावेज के रूप में हमारे सामने उसका रूप जो है वो रखता है, वो प्रस्तुत करता है। हम जैसे उपन्यास को खोलते हैं, आरंभ से उपन्यास जो है एक जिज्ञासापूर्ण वातावरण के अंदर आया है। विवेक जी ने बड़ी सूक्ष्मता से और बहुत अच्छी तरह से उन चीजों को सामने लिया। मैं उनको कोशिश करूंगा कि उन समय बचूं उन सब चीजों से, रेपिटेशन ना हो। कि जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर का जो दृश्य दिखाया है और वहां किरण की मानसिकता और उसके साथ साथ बाकी जो स्त्री पात्र हैं, चाहे वो सोना है या कि उसकी किरण की बड़ी ननद है, और या घर में आने के बाद जो आस पड़ोस की जो स्त्रियां हैं, ये सारा का सारा दृश्य है बिल्कुल एकदम से हमारे समाज के सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करता है। हम अपने आस पड़ोस के अंदर जो चीजें देखते हैं, जैसे जैसे उपन्यास की सीढ़ियों को हम चढ़ते हुए आगे चलते हैं, हमें निरंतर ये एहसास बनता रहता है कि ये सब की सब घटनाएं जो हैं वो हमारे आसपास के समाज में निरंतर घटित हो रही हैं, या तो हम खुद उनसे वाबस्ता हैं, उनके बारे में जानते हैं, और या हम अखबारों के माध्यम से इन सारी चीजों को पढ़ते रहे हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि ये जो उपन्यास है आदि दुनिया पूरा आसमान, ब्रह्मदत्त जी ने इस सारे अंचल को, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, उसकी एक यथार्थ तस्वीर जो है, यथार्थ झांकी जो है वो हमारे सामने उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। लड़कियों को
शुरू से अपने घरों की चार दीवारी से सिर्फ वो मैट्रिक तक पढ़ ले, इतना ही पर्याप्त माना जाता था। लेकिन अब स्थितियां थोड़ी सी बदलने लगी हैं और वो घर से बाहर निकली हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की चार दीवारी जो है उसको उन्होंने देखना जो है वो शुरू किया है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है कि अगर वो एजुकेट होने के बाद भी घर में लौट कर आती हैं तो उनको अपनी स्वतंत्रता जो है उसको दिखाने का उनको अवसर नहीं मिलता। जैसे किरण स्वयं पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि नहीं, अच्छा वर मिल गया है, हम लोगों को अच्छा घर मिला है, तो हम तुम्हारी शादी जो है उधर कर रहे हैं और उसको आगे पढ़ने नहीं दिया जाता है। सिर्फ अच्छा घर, अच्छा वर, बंगला या गाड़ी यही नारी के सशक्त होने का प्रमाण नहीं है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एक शिक्षित स्त्री जो है वो सुशिक्षित समाज का निर्माण करती है। या महात्मा गांधी ने इस बात को कहा है कि स्त्री और पुरुष में किसी तरह का भेद जो है वो समाज को अर्धविकलांग बनाने की तरह होता है। क्योंकि हम जब स्त्री की विद्वत्ता को पुरुष के मुकाबले में कम करके आंकने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर हम समाज में उसकी भूमिका को और उसकी भागीदारी जो है हम उसको कम कर देते हैं, उसको बल्कि रोक देते हैं। तो ब्रह्मदत्त जी ने कहीं भी इस चीज को नहीं दिखाया है। इन स्थितियों के ऊपर अमल करते हुए, और एक और महत्वपूर्ण बात जो है मैं कहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कार्ल मार्क्स ने एक बात को कहा है कि दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं उनका सबसे बड़ा कारण जो है वो उसकी अर्थव्यवस्था होता है। और स्त्री की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना और उसका शिक्षित होना निश्चित तौर पर उसको आत्मनिर्भर बनाता है और उसको निर्णय लेने का अधिकार जो है वो सौंपता है। ये एक पूरा का पूरा उपन्यास, उसकी जो नायिका है किरण, उसके अंदर चाहे वो कोई भी कहानी चलती है, विवेक जी ने उस ओर संकेत किया है, चाहे वो अपनी ससुराल में है, चाहे वो अपने मायके में है, चाहे वो अपनी स्कूल के अंदर है, चाहे वो अपनी दोस्तों के साथ है, या वो मुंबई में जाकर मनीषा के साथ रहती है, तो एक बात तो स्पष्ट रूप से ये उपन्यास रेखांकित करता है कि महिला को जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक वो अपने स्वनिर्णय या आत्मनिर्णय का अधिकार जो है वो पाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। और यही शिक्षा जो है वो किरण को आईएएस ऑफिसर तक लेकर जाती है और उसके मन की जो बात है वो उस हमारे सामने रखती है। यहां तक कि शिक्षा के प्रति उसकी जो चाहना है, उसकी जो जिज्ञासा है, उसका जो समर्पण है, अपनी ससुराल में जाने के बाद भी वो एमए करती है और एमए करने के बाद भी वो सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहना चाहती, वो घर का सारा काम करने के बाद भी स्कूल में पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं लेखक किरण को चार दीवारी से बाहर निकालकर ये संदेश देना चाहता है कि नारी सशक्तिकरण के लिए उसका शिक्षित होना और उसका आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर जो है होना वो बहुत जरूरी माना जाता है। और शिक्षित किरण जब गांव में महमूदपुर में वो अपनी ससुराल में पहुंचती है और वहां का जिस तरह का वातावरण उसके सामने आता है, प्रारंभी उपन्यास का जो हुआ कि हॉस्पिटल का जो सारा दृश्य आता है, उसकी छोटी ननद किस तरह का व्यवहार, सोना उसकी सास किस तरह का व्यवहार करती है, घर में आने के बाद चंपा और गुलाबो जिस तरह का आचरण करती है, तो वहां आके कहीं ना कहीं किरण की एक कसमसाहट जो है, जो उसने अपनी टीचर से, सुनिधि मैडम से जिस तरह की उसने शिक्षा ली थी, और उसको लगता है कि वहां के माहौल में और उसकी शिक्षा में एक बुनियादी अंतर उसको दिखाई पड़ता है। और उसको कहीं ना कहीं वो शायर की पंक्ति में यदि मैं कहूं कि ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां मैंने। हमारे अंदर एक ये समाज में बड़ी विडंबना है कि लड़कियां जब तक मायके में रहती हैं तो उनको ये सपना, ये कल्पनाएं बुनने के लिए छोड़ दिया जाता है कि जो कुछ करना है अपनी ससुराल में जाके करना भाई। और जब वो ससुराल में पहुंचती है तो वहां उसको कहता है जो कुछ करना था अपने मायके के अंदर कर कर आती, यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो स्त्री जो एक धान की पौध की तरह होती है, ये बहुत बड़ी एक उसके समर्पण की बात है कि एक जगह से उसको उखाड़ कर और दूसरी जगह जब रोपा जाता है, उस रोपने में कई सारी धान की पौध जो है वो सूखने लगती हैं और उसमें ममता इस तरह का कैरेक्टर जिसको मैडम आपने अभी संकेत किया है वो इसी तरह का है। और कुछ जो है वो अपने आप को
बड़ी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ अपनी जड़ें जमाती हैं। तो लेखक का कहीं ना कहीं मंतव्य किरण के माध्यम से यही दिखाया गया है कि किरण जिस तरह से पिटाई होने के बाद और जिस तरह से वो उसका विरोध करती है, यह सारा का सारा आप दृश्य देखिए। कहीं मंदिर में जाना है, कहीं अंधविश्वासों के अंदर वो उसको शिकार हो रही हैं, कहीं वो उसको पीर पैगंबर के पास लेके जाते हैं, वो बड़े एक अनमने मन के साथ जाती है। उसका मन नहीं होता है, उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन समाज की जो व्यवस्था है कि उसको अपनी ससुराल, अपनी सास, अपने ससुर, अपने पति, अपनी ननद, उनकी बात को कितने सारे दबाव उसके ऊपर रहते हैं, उन दबावों को उसको स्वीकार करना पड़ता है। और किरण उसके बाद उन दबावों को स्वीकार करती है, भले वो अनमने मन से उसमें जाती हो। लेकिन जब ये स्थितियां गंभीर होने लगती हैं और जब 2 बेटियों को जन्म देने के बाद और 2 बेटियों का अबॉर्शन होने के बाद जब फिर उसके ऊपर दबाव डाला है, तो वो ये नहीं सोचती कि मैं एक पशु की तरह नहीं हूं, मेरा जीवन जो है वो पाश्विक स्थिति को लेकर नहीं चलता है। और वहां वो उन चीजों का विरोध करती है, और विरोध करने पर जब उसकी पिटाई होती है, तो वहां वो अपने एग्जिस्टेंस को दिखाती है, अपने अस्तित्व को दिखाती है। और वहां मुझे प्रसाद जी की कहानी, 2 कहानियां मुझे याद आती हैं, एक पुरस्कार की मधुलिका और दूसरी आकाशदीप की चंपा। उन दोनों ही स्त्रियों के अंदर जो ना कहने का जो सामर्थ्य है, हिम्मत है। पुरस्कार में मधुलिका, उसकी जमीन जब ले ली जाती है राजा के द्वारा और उसको उसका मूल्य दिया जाता है, तो वो तमाम जितने भी स्वर्ण मुद्राएं हैं सब की सब उठा के वो फेंक देती है और कहती है कि मुझे ये मूल्य इसका नहीं चाहिए। तो यहां आप देखिए कि प्रसाद जी ने लगभग 1 शताब्दी पहले स्त्री को इतना सशक्त दिखाया है कि वो एक राज सत्ता से टकराने का सामर्थ्य भी जो है वो अपने भीतर रखती है। और इसी तरह से आकाशदीप में चंपा जो है वो बुद्धगुप्त को कहती है, अंधेर है जलदस्यु, कि मैं जानती हूं कि तुम मेरे पिता के हंता हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन बस इतना है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जो द्वीप खुद बुद्धगुप्त के द्वारा बनाया गया है, वो वहां से उसी को चले जाने के लिए कहती है। ये जो नारी का एग्जिस्टेंस जो है, ये कहीं ना कहीं इस उपन्यास में हमें नदारद दिखाई देता है। लेकिन एक दूसरा भी दृश्य वो हो सकता है, एक स्थिति जो है, जो मुंशी प्रेमचंद ठाकुर का कुआं में दिखाते हैं कि गंगी जिस तरह से जाती है ठाकुर के कुएं से पानी लेके, मैं कहानी को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, और जो भय, जो एक आक्रांत स्थिति उसके सामने आती है, जोखू जो उसका पति बीमार है, उसके लिए वो पानी लेने के लिए ठाकुर के कुएं पे पहुंचती है, और जब ठाकुर का दरवाजा खुलता है तो उसे लगता है जैसे शेर का जबड़ा खुला हो, और वो अपना घड़ा और रस्सी सब वहां छोड़ के दौड़ कर आती है, तो देखती है जोखू वही दुर्गंध वाला पानी पीने के लिए अभिशप्त है। तो मुंशी प्रेमचंद या ये हमारे भीतर इस तरह का जो समाज है, उस समाज के प्रति एक नफरत और एक आक्रोश जो है वो पैदा करते हैं। अगर मैं कहूं कि इस उपन्यास में भी के अंत में जाके जब हम देखते हैं कि वो आईएएस ऑफिसर भी बन जाती है, परिस्थितियों से टकराती है, वो स्कूल के अंदर भी वो जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में भी वो टकराती है, परिवार में भी वो लोहा लेती है, अपने मायके में जाती है, और मायके में जाने के बाद भी जब उसके पिता और उसकी माँ जो है बार बार उसको यही कहते हैं कि नहीं, स्त्री का घर तो जो है वो अपना परिवार होता है, अपनी ससुराल होती है। और वहां भी वो जो देखती है कि उसको कहीं कोई आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ती है, और वो कहती है कि चलो मैं यहाँ नौकरी करके अपना गुजारा करूंगी, कुछ पैसा मेरे पास है, स्कूल में भी उसको कुछ नहीं होता, तब उसे मनीषा की याद आती है। यहाँ देखिए कि ये लेखक की एक सबसे बड़ी विशेषता इस उपन्यास के अंदर उभर कर आ रही है कि एक स्त्री को सामान्यतः कह दिया जाता है स्त्री ही स्त्री की शत्रु होती है, लेकिन यहाँ एक स्त्री को यदि कहीं से कोई प्रश्रय मिलता है और उसके अस्तित्व को उभर के और स्थापित करने का मौका मिलता है, तो उस स्त्री को वो स्त्री ही उसको जो है वो प्रश्रय दे रही है, वो मनीषा उसको अपने पास बुलाती है। और इस पूरे के पूरे प्रकरण में किरण कई बार डामाडोल होती है, कभी बेटियों के लिए, कभी अपने माता पिता के लिए, कभी अपने ससुराल के लिए, कई बार 2-3 बार मैं ये कहूंगा कि उसके व्यक्तित्व में जो एक ठहराव आने लगता है, वहां स्खलित होती दिखाई पड़ती है कि नहीं, मुझे तो घर लौटना है, मुझे तो जाना है। यहां तक कि आईएएस की परीक्षा देने के बाद भी अभी रिजल्ट नहीं, मेन का रिजल्ट नहीं आया,
और जब वो अपने घर आती है और उसे पता है कि सुखबीर का विवाह दोबारा से होने जा रहा है, तो वो परेशान हो जाती है एकदम से जो है। वो जो एक विवेक जी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मैं जब एमफिल कर रहा था तो एक पिक्चर मैंने देखी थी अर्थ, जिसमें शबाना आजमी और कुलभूषण खरबंदा थे। और अर्थ में अंत में जाके शबाना आजमी जो है वो अपने पति को नकार देती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो वो इस तरह की एक बोल्डनेस जो है, एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रही है जो लड़की, वो बोल्डनेस वहां दिखाई नहीं देती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रचनाकार ने अंत में जो एक दबाव बनाया है कि मंत्री का भी फोन आ रहा है, मीडिया भी उसको उसका कहे जा रहा है, और गांव का सरपंच जो है वो भी कहता नहीं भाई, अब हम अपनी बहू को नहीं छोड़ेंगे, हम उसको लेके आएंगे। तो ये जो दबाव है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेखक की इच्छा और उसका मंतव्य ये है कि समाज के लोग उठें। कृति की एक सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वो लोगों को आह्वान करती है कि लोग उठें और इस तरह के प्रेशर ग्रुप समाज के अंदर बने जो कम से कम भ्रूण हत्या के खिलाफ जो है कि लोगों को जागरूक करें, या नारी सशक्तिकरण जो है, स्त्री और पुरुष के अंदर किसी तरह का भेद नहीं होता है, उसके लिए वो जागरूक करें। तो ये इस तरह के अगर प्रेशर ग्रुप समाज के अंदर और बनते हैं और प्रभावशाली तरीके से वो अपनी भूमिका निभाते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस उपन्यास की दूसरे रूप में ये सार्थकता जो है वो हम लोगों को दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं विवेक जी की भी और मेरी भी अपनी राय ये है कि इस बात से सहमत हूं कि जो लड़की आईएएस ऑफिसर बन रही है, इतनी मेहनत कर रही है, और वो निरंतर उसकी मानसिकता जो है वो उस दबाव के नीचे जो है वो दबी हुई है कि नहीं, ससुराल वाले कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं मुझे नकार ना दे। विवेक जी, यहाँ आप ये देखिए कि ये स्थिति जो है कि लड़कियों की परवरिश जिस तरह से हमारे घरों के अंदर होती है, ये एक पितृसत्तात्मक मानसिकता जो है वो बना दी जाती है। बहुत कम ऐसे घर होंगे जहां लड़के और लड़की को समान रूप से देखा जाता है, लेकिन वहां ये बना दिया जाता है कि लड़के जो हैं वो पहले पायदान पे हैं और लड़कियां जो हैं वो दूसरे पायदान पे हैं। एक जगह आप देखिए, किरण ये कहती भी है कि मेरी 24 एकड़ जमीन है, उसमें से 8 एकड़ तो मेरा भी बनता है, लेकिन अगर मैं मांगू तो पता नहीं मुझे क्या होगा घर के अंदर। और हम तो यहाँ हरियाणा में देखते हैं कि जिस लड़की ने कभी इसकी मांग की तो भाई और भाभी से भी गई, माता पिता से गई, जमीन तो उसको मिलती ही नहीं है किसी की, ना किसी भी तरीके से तो है, और ना उसकी ये ससुराल के अंदर स्थिति होती है। तो किरण एक पेंडुलम की तरह जिस तरह से है, तो वहां फिर मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं कि रखा नए सयाद ने मुझको भी कफस में, रखा नए सयाद ने मुझको भी कफस में, बस फर्क ये कि पांव की जंजीर बदल दी। ये पांव की जंजीर बेड़ियां जो है सिर्फ वो बदली हैं, मायके में भी है और ससुराल में भी है। तो आधी दुनिया, पूरा आसमान जो है वो हरियाणा की इस मानसिकता को, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्त्रियों की इस मानसिकता को देख के मैं समझता हूं कि बड़ी ही बेबाकी से के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और 100% सामाजिक यथार्थ को उभारते हुए वो उस उपन्यास को जो है वो प्रस्तुत करते हैं। मैं थोड़ा आशावादी इसलिए सोचता हूं कि अंत में जो बात वो कही गई है कि इस तरह के दबाव, जैसे वो परिवार, हालांकि जब किरण के मामा जी जाते हैं, उनको जब पता चलता है कि सुखबीर की शादी दूसरी जगह तय कर दी जाती है, तो जो सुखबीर के पिता हैं वो किरण के मामा को हाथ जोड़ देते हैं कि जी हमने भी आपको हाथ जोड़े और हमने बहुत कर लिया, अब जाइए और हम तो सुखबीर का बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करेंगे। लेकिन जैसे ही मेन के अंदर वो क्लियर होती है किरण, तो उनका एटीट्यूड बदलने लगता है। अब वो क्यों बदलने लगता है कि वो इसलिए नहीं बदलता कि उनको अपनी बहू से प्यार हो जाता है। नंबर 1, वो आईएएस ऑफिसर बन गई। उससे भी पहले कि गांव के लोग तमाम जितने भी थे, जो सरपंच हैं, गांव के प्रधान हैं, उनका उसके ऊपर दबाव आने लगता है, मीडिया का प्रेशर उसके ऊपर आने लगता है। मंत्री गांव के प्रधान को फोन करता है, भाई ये मेरा इलाका है और इतनी हमारे लिए मान सम्मान की बात थी और ये क्या उन्होंने किया है। तो वो सामाजिक दबाव जो है उनके कारण जो ससुराल है किरण की, उसकी मानसिकता परिवर्तित होती है। लेकिन अंत में जाके
जब वो सब की सब कहती हैं अभी सब कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, जब गुलाबो कहती है एक लड़का अगर और मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, और सास भी जो कहती है सोना के तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ये चीजें थोड़ी सी जो हैं वो थोड़ी अटपटी लगती हैं। लेकिन अगर आप इस इलाके को, इस अंचल को देखेंगे तो आज भी इस इलाके की लोगों की मानसिकता वैसी की वैसी है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये एक सामाजिक यथार्थ है। अब चरित्रों की बात हम लोग करें तो ब्रह्मदत्त जी ने बहुत खूबसूरती के साथ हर एक चरित्र को लिया है। वहां आप देखिए कि चाहे हम किरण की बात करते हैं, हालांकि पूरे उपन्यास में एक कहानी निरंतर शुरू से लेके और अंत तक किरण उसकी प्रमुख पात्र के रूप में आती है, और उसके साथ साथ बाकी जितनी भी कथाएं जुड़ती हैं हम उसको कहीं भी प्रासंगिक कथा नहीं लेंगे, बल्कि एक प्रमुख कथा को वो निरंतर आगे बढ़ाती है। और हर एक चरित्र अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति में अपनी मानसिकता का पक्का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करता है। सोना है शुरू से लेके अंत तक वो कतई नहीं बदलती। विवेक जी कभी यमुनानगर आइए और आपको हम गांव के अंदर लेके चलेंगे, और उन गांव के अंदर आप अगर जाके देखेंगे तो स्त्रियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति जो वो बिल्कुल ऐसी ही है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। और बात ये सिर्फ ग्रामीण अंचल की नहीं है, शहर के अंदर जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, यहां तक कि मेरे अपने कॉलेज में जो प्रोफेसर भी रहे हैं, या अड़ोस पड़ोस के अंदर जो स्कूल टीचर हैं, या बैंक एम्प्लॉइज हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी हैं, आईएएस हैं, और जुडिशियल सर्विसेज में मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिनकी दो दो बेटियों के बाद फिर एक बेटा हुआ है। तो ये एक बात जो है कि इतनी सामान्य नहीं है। आपने बहुत अच्छे तरह से कहा है कि ये एक अंचल की बात है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन ये कहानी जो है, ये उपन्यास जो है वो करता है। और उस दृष्टि से मैं कहूंगा कि चाहे वो सोना है, सरोज की बात आप देखें, माँ होते हुए भी वो अपनी बेटी को यही कहते हैं कि नहीं बेटा, अंततः तेरा स्थान जो है वो तेरी ससुराल के अंदर ही है। तो ये सारी स्थितियां आज हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं। हम लेखन के माध्यम से समाज को दिशा दे रहे हैं, लेकिन सर इससे भी ज्यादा जरूरी है, हमारे लेखन से भी ज्यादा जरूरी, कि इन चीजों को समाज समझे, और हमारे समाज के अंदर जो अंत में इस उपन्यास के अंदर जो दबाव बनता है, और वो सुखबीर और उसके पिता किरण को वापस घर लेकर आते हैं, ऐसे दबाव समूहों की हमारे आज समाज में बहुत आवश्यकता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अगर स्त्रियों का भी कहीं संघर्ष होता है ना, तो पढ़ी लिखी स्त्रियां उनके संघर्ष में उनके साथ आके खड़ी नहीं होती है। कम से कम मनीषा के रूप में यहाँ जो एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ आकर खड़ी हुई है, तो ये हमें ये संदेश देती है कि जब तक किसी एक स्त्री के संघर्ष में बाकी स्त्रियां आके साथ नहीं खड़ी होंगी, तब तक सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती है। भाषा की बात आपने कही, ब्रह्मदत्त जी की भाषा बड़ी प्रांजल होती है, संप्रेषणीय होती है, और संप्रेषणीयता के साथ वो जाती है, और बड़ी सहजता के साथ वो जो अपनी बात को जो कहना चाहते हैं वो पाठक तक पहुंचती है। कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान जो है वो बीच के अंदर नहीं आता है। वातावरण की संरचना, यदि किरण गांव में है तो हमें पूरे गांव का एहसास होता है। जब वो अपने माता पिता के आस पास पहुंचती है प्रकाश नगर, तो एक कस्बे का एहसास हमें होता है। जब वो मनीषा के पास पहुंचती है या गोवा की यात्रा जब वो करती है, तो एक महानगरी है, और एक हमारी जो एक फैशन परस्ती जो निरंतर निकल कर आती है, उनकी याद वो हम लोगों को दिखाती है। और आईएएस बनने के क्रम में जिस तरह से वो कोचिंग लेती है, तो मैं ये कहूंगा कि पिछले 4-5 सालों में ब्रह्मदत्त जी ने बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ, बड़ी टेक्निकलिटी के साथ इन सारी चीजों को समझा है और न्याय किया उसके साथ। कहीं भी वो चीजें जो है हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई आधी अधूरी बात जो है वो हम लोगों के सामने आई है। तो अंत के बारे में कई बार हमारा ब्रह्मदत्त जी से बातचीत हुई कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हालांकि व्यक्तिगत मेरी राय वो अर्थ मूवी वाली थी कि भाई नहीं, जब स्त्री इतनी सशक्त है और घर से वो विरोध करके निकली है और वो उसमें कामयाब हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका विरोध जो है वो दिखाया जाना चाहिए था। उसको चंपा और मधुलिका के रूप में सामने लेके आना चाहिए था। लेकिन लेखक का अपना मंतव्य होता है, उन्होंने और कई दोस्तों से डिस्कस किया और तब वो स्थितियां आई।
लेकिन तब भी मुझे लगता है कि अगर दबाव समूह समाज के अंदर काम करने लगे तो ये उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, सबसे बड़ी संप्रेषणीयता होगी। एक बार फिर ब्रह्मदत्त जी को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। बहुत बहुत आभार। आपने बहुत विस्तार से और एक एक पक्ष पर उपन्यास के बात रखी और उपन्यास के हर पहलू को आपने खोला। और जैसा कि आपने कहा कि ये समाज का जो दबाव था उसने काम किया और इसके माध्यम से लेखक जो है वो एक तरह से समाज को ये देते भी हैं कि कहते भी हैं कि आपको दबाव बनाना है किसी के साथ। जहाँ तक किरण को और मनीषा को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि किरण जो है वो स्त्री का यथार्थ है और मनीषा स्त्री का भविष्य है। वो आएगी, वो कहते हैं ना फ्यूचर सेल्फ है, तो वो आने वाली है, वो आ रही है धीरे धीरे। एक स्त्री दूसरी स्त्री का हाथ थाम करके उसे ऊपर उठा रही है। कभी ये सपना देखा गया था कि एक स्त्री को शिक्षित करो तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। आज बात ये हो रही कि एक स्त्री अगर शिक्षित होती है और आगे बढ़ जाती है तो वो 10 स्त्रियों को खींच के आगे बढ़ाती है। लेकिन हम इसे मानना नहीं चाहते। मानना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमारे भी दिमाग में अभी वही कंडीशनिंग है कि स्त्री स्त्री की शत्रु है। जबकि मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया और भी मेरे यहाँ जितनी भी सहेलियां और मित्र और बहनें आई हैं वो सब इसको अनुभव करी होंगी कि कहीं ना कहीं कोई स्त्री संबल बन के खड़ी होती है और उससे मदद लेना ज्यादा आसान, ज्यादा सहज और सुविधाजनक लगता है। तो वो जो चीज है वो उस बात को मैं मानती हूँ कि उन्होंने उस मनीषा के माध्यम से एक फ्यूचर सेल्फ खड़ा किया है। इसके अलावा जो है वो उपन्यास केवल स्त्री की बात करने के साथ साथ वो समाज के जो बहुत सारे पहलू पे बात करता है। तो मुझे लगता है कि एक पुरुष होकर उन्होंने कितना गहन ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि जब वो डॉक्टर उसके टीचर सुनिधि की बात करते हैं तो मुझे अपना वाक्य याद आता है कि जब हम लोग बीएससी में पढ़ रहे थे तो किसी लड़की की शादी हो जाती तो सारी सहेलियों से घेर के बैठ जाती थी। तो एक दिन टीचर आई, उन्होंने कहा कि यहाँ जितनी लड़कियां बैठी हैं क्लास में सबकी एक एक दिन शादी हो जाएगी, करियर किसी एक आध का ही बनेगा। ये बात इतनी गड़ गई, इतनी मतलब हम लोगों को लगा कि हाँ ये बात तो सही है, शादी तो सभी की हो जाएगी, वो तो बिल्कुल कॉमन चीज है। तो ये ऑब्जर्वेशन एक पुरुष लेखक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही जब वो ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि स्त्री को किसी भी ऐसे सार्वजनिक समारोहों में, किसी भी शुभ काम में जिसके पुत्र नहीं है, जिसका पुत्र पहला पुत्र नहीं रहा है, हम लोगों ने दूसरी पारी मैंने और किरण सिंह जी ने संपादित किया था, तो उसमें भी लेखिका ने ये वर्णन किया है कि जब पहला पुत्र नहीं रहा तो आज भी उनको किसी भी शुभ काम में सबसे आगे नहीं आने दिया जाता है। तो इस तरीके से गहन ऑब्जर्वेशन इस उपन्यास में दिखता है। इसके अलावा जब वो समाज की जब वो बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था खुली है और बीएड शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है और शिक्षा का जो माफिया जो स्थापित हो रहा है, किस तरह से उस समय स्थापित हुआ 90 के दशक में, उसकी भी वो गहनता से पड़ताल करते हैं कि बीएड की डिग्रियां बेची जा रही हैं, पीएचडी की डिग्रियां बेची जा रही हैं और नौकरियां जो हैं वो पूरे रिश्वत से चल रही, यानी कि सोर्स सिफारिश वाली जो हम लोग कहते हैं भाई भतीजावाद, वो भी काम नहीं आता है। पूरी नौकरियों के सिस्टम में केवल मनी काम आता है कि जो है वो जिसको कि हम लोग आम भाषा में मजाक में कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, या कि जहां पैसा लगा दिया वहां तो नौकरी पक्की हो जाएगी और बाकी सोर्स सिफारिश भी काम नहीं आने वाली। ये चीजें उन्होंने महसूस करी। इसके अलावा जब वो इसके आईएएस की तैयारी करती है तो जो उसको दिक्कतें आती हैं हिंदी की किताबों की, और वो किस तरह से थोड़ी किताबें आई हैं, तो कहीं ना कहीं लेखक ये इस बात पे प्रकाश डालना चाहते हैं कि आईएएस की तैयारी में हिंदी को तो शामिल कर लिया गया है, लेकिन उनकी किताबें इतनी नहीं उपलब्ध हैं, थोड़ी उपलब्ध हैं और उन पर ज्यादा काम होना चाहिए कि आईएएस की तैयारी के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हमारे गांव के बच्चे हैं जो छोटी जगहों से आए हैं वो कैसे पढ़ें। जब वो ऐसे एकदम से अंग्रेजी माध्यम में जाते हैं गांव के बच्चे तो पूरा क्लास हंसता है, क्योंकि उनको नहीं आता, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, सीख बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन शुरू में जो वो अपमान झेलते हैं वो अपमान उन्हें क्यों झेलना पड़े। तो ऐसी किताबें, ऐसी चीजें जो उपलब्ध होनी चाहिए वो उन्हें हों। इस विषय पर भी उपन्यास ने बहुत अच्छी तरीके से प्रकाश डाला। तो समाज के हर तरीके से, और स्त्री
के भी अगर बात करें तो स्त्री की जो कंडीशनिंग के साथ साथ स्त्री के नेचर की भी कहीं ना कहीं किरण कमजोर भी लगती है, और कहीं ना कहीं लगता है कि उसका नेचर ही ऐसा कंडीशनिंग की वजह से होता चला गया, क्योंकि वो ज्यादा कंडीशनिंग की शिकार है। मनीषा बहुत पहले से मुक्त हो गई थी, तो किस उम्र पे स्त्री आजाद हो रही है उस कंडीशनिंग से, इससे भी फर्क पड़ता है, मुझे ऐसा लगा। तो इन बहुत सारी बातों पे उपन्यास में ऐसा मतलब प्रभाव डाला कि आप पढ़ते चले जाएं। जब 2-3 दिन पहले मुझसे फोन करके पूछा था ब्रह्मदत्त शर्मा जी ने, तो मैंने कहा था मैंने शुरू किया है, और इतना तेज गति से मैं रफ्तार से इस उपन्यास को पढ़ गई क्योंकि इसकी पठनीयता बहुत है, और बहुत छोटे आसान भाषा आसान शब्दों में इस उपन्यास को लिखा है। हालांकि मुझे लगा चूंकि हरियाणा का है तो कुछ अगर जो बुजुर्ग लोग हैं अगर कुछ हरियाणवी डायलॉग बोल देते तो मुझे थोड़ा सा मेरे पाठक मन को थोड़ा और अच्छा लगता। तो वैसे उपन्यास की भाषा इतनी सरल सहज है कि पठनीयता तो जबरदस्त है। तो अब मैं सोचती हूँ कि कार्यक्रम में काफी देर हो गई, तो लेखक को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं, और इनके सूत्र कहाँ से लिए हैं, और क्या वो पीड़ा थी जिसकी वजह से उन्होंने इस उपन्यास को रचने का बीड़ा उठाया। तो सबसे पहले परिचय की परंपरा को पूर्ण कर लें। ब्रह्मदत्त शर्मा जी का जन्म झींव रेहड़ी जिला यमुनापुर हरियाणा में हुआ है। आपने एमए अंग्रेजी बीएड कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से किया है। कहानी संग्रह 40 पाक 2010 में आया, मिस्टर देवदास 2014 में, पीठासीन अधिकारी 2020 में प्रकाशित हुआ। उपन्यास ठहरे हुए पलों में 2016 में प्रकाशित हुआ। अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कहानियां प्रकाशित हैं। आप अध्यापन कर रहे हैं शिक्षा विभाग हरियाणा के अंतर्गत। पीठासीन अधिकारी कहानी संग्रह को हरियाणा साहित्य अकादमी का श्रेष्ठ कृति पुरस्कार 2021, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा आयोजित विश्व हिंदी कहानी प्रतियोगिता 2019 में प्रथम स्थान, उर्मी कृष्ण हिंदी सेवा सम्मान 2023, हरियाणा साहित्य अकादमी का हिंदी कहानी प्रतियोगिता पुरस्कार 2015, मां धनपति देवी स्मृति कथा साहित्य सम्मान 2017 सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त हुआ है, अखिल भारतीय डॉक्टर कुमुद टिक्कू कहानी प्रतियोगिता पुरस्कार 2017 और 2022, श्री ब्रजभूषण भारद्वाज एडवोकेट स्मृति साहित्य सम्मान 2015, डॉक्टर महाराज कृष्ण जैन स्मृति सम्मान 2018 से आपको सम्मानित किया गया है। तो बहुत आदर के साथ आपको आमंत्रित कर रही हूँ, आप आए और रचना प्रक्रिया पर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले अटूट बंधन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में दोनों जो मेरे पूर्व वक्ता थे विवेक मिश्र जी और बी मदन मोहन जी, ये दोनों वक्ता मैडम बोलने वाले थे पुस्तक के विमोचन पर, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि विवेक मिश्र जी चले गए मुंबई और बी मदन मोहन जी चले गए कोलकाता, और अब दिल्ली में रहने वाली वंदना वाजपेयी मैडम ने इनको यहाँ इस मंच पे लेकर आ गए सब, तो ये महानगर भी जुड़ गए। सबसे बड़ी, और साथ में जो साथी फेसबुक लाइव में जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय काफी हो चुका है। जो मैंने सोचा था तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें काफी कम कर दूं। सबसे पहले मुझे कहा गया रचना प्रक्रिया पर बोलने के लिए, तो रचना प्रक्रिया की जहां तक बात है उससे पहले मैं कहूंगा कि इस मानसिकता की ये सोच कहां से बनी, ये मानसिकता कहां से मिली, इसका कुछ तो वजह रही होगी कि महिलाओं के विषय के लिए। तो मेरा जो गांव है उत्तर हरियाणा में है, और वहां पर स्त्रियों को कोई बराबरी जैसा कुछ नहीं है। वहां पर लगभग सामंती व्यवस्था जैसा काम है, मतलब लोग जो हैं पूरी तरह सामंती तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां ना कोई बराबरी है और ना उनको किसी फैसले में उनकी पूछा जाता है, और स्त्रियों ने भी उसको सहज स्वीकार कर लिया उस बात को कि ऐसा ही चलता होगा। तो और जब जिस समाज में आप रहते हैं तो आप भी वही सोचने लग जाते हैं। मैं भी उसका हिस्सा रहा हूं, लेकिन जैसे आगे पढ़ा, कॉलेज में गया और मैंने लेखकों को पढ़ा, खासतौर पे तस्लीमा नसरीन जी को और अमृता प्रीतम को, तो इन्होंने मेरी सोच को बहुत बदला। तो ये वहां से एक मानसिकता शुरू हुई। रही बात रचना प्रक्रिया की, थोड़ा संक्षेप में मैं बात करूंगा कि
ये हमारी एक संस्था है, अभी वी मदन मोहन जी ने और विवेक मिश्र जी ने भी जिक्र किया उसका, ओनली डॉटर्स पेरेंट्स एसोसिएशन। वो अपने आप में एक अनूठी संस्था है। वो देश की दूसरी संस्था है, पहले गुजरात में थी, दूसरी यमुनानगर में मैंने और मेरे मित्र ने बनाई, कि जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं उनको लेकर हमने एक संस्था की। इकट्ठे होते हैं, 2-4 मित्रों के पास थी तो 2-4 मित्र इकट्ठे हुए, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते 250 परिवार उसमें यमुनानगर के इकट्ठे हो गए, और उसका प्रेसिडेंट भी मैं ही रहा यमुनानगर के अंदर। तो उसमें हमने फर्स्ट टाइम जो है हमने एक कार्यक्रम किया सम्मानित करने का, कि जैसे भी परिवार हैं उन सबको सम्मानित करते हैं, और 115 परिवार उसमें आए, हमने सम्मानित किया। संस्था के बारे में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं उस मुद्दे पर आता हूं। तो वहां पर हमें ये जो नायिका एक किस्म से है वो मिली, एक ऐसी स्त्री से मिलना हुआ जिसके पास 2 बेटियां थी, और उसकी छोटी बेटी लगभग 20 साल की थी, और उसका परिवार अभी तक भी उससे बेटे की मांग कर रहा था। अभी तक भी वो उसको किसी गुरुद्वारे में, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, किसी बाबा के पास, किसी दवाई देने वाले के पास उसको लेके जा रहा था, और यहां तक भी बातें चल रही थी कि उसको, कि तुम्हारी अपने बेटे की हम दोबारा शादी कर देंगे अगर इसको जो है बेटा नहीं हुआ। तो वहां से मैंने ये पात्र उठाया और मैंने इस पे कहानी लिखनी शुरू की, कि कहानी लिखता हूं। और कहानी जब मैं लिखने लगा तो वो काफी लंबी हो गई, तो मुझे लगा कि इस पे एक उपन्यास हो सकता है। फिर मैं उपन्यास लिखने लग गया, और लिखते लिखते मुझे जो है लगभग 2 साल लग गए। 2 साल के बाद जब मैंने ये लिखा, और मैं लेके यहाँ पर हमारे एक बड़े विद्वान हैं डॉक्टर आई बेनंद, मैं उनके पास लेकर गया तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है लेकिन इसमें कमी है। मैंने कहा कमी क्या है सर? कि कमी इसमें ये है कि आपने उस स्त्री की पीड़ा दिखा दी, लेकिन उसका कोई संघर्ष नहीं दिखाया आपने, वो लड़ती हुई कहीं नहीं दिखाई। तो मुझे लगा बात तो सही है, लेकिन आप लेखक होने के नाते आप सब भी जानते हैं कि जो मेरे पास था, जो कहने को था, वो मैं 2 साल में सब कह चुका था। अब मेरे पास कुछ रही नहीं, लेकिन मुझे बात उनकी सही भी लग रही है कि हाँ, बात तो उन्होंने सही कही है। मैंने उठा के इसको रख दिया और फिर मैं कहानियाँ लिखने लग गया। लेकिन मुझे वो बात जो है स्ट्राइक करती रही, दिमाग में घूमती रही बार-बार, कि भई इसमें कुछ करना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ कि एक लड़की है, जो बहुत इंटेलिजेंट है और जिसका सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का। और फिर मैंने एक नए सिरे से कहानी को लिखा, और मैंने उस पे पूरा रिसर्च किया आईएएस के ऊपर। आपने देखा भी होगा, और कुछ लोगों ने इस बात की बहुत तारीफ की है कि आपने इतना रिसर्च कर दिया, आपको तो एकेडमी खोल लेनी चाहिए। कुछ मित्रों ने तो यहाँ तक कहा। तो उस पे मैंने जितने यूट्यूब वीडियो हैं, मैंने किताबें पढ़ी, और एक मेरा कोई जानकार लड़का दिल्ली में कोचिंग ले रहा था, तो मेरी घंटों उससे सीटिंग हुई कई बार। तो जो वहां पर होता है, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मेरा प्रोफेशन तो बिल्कुल अलग है आईएएस के बारे में। तो वो सब मैंने किया, और 2 साल लगा के मैंने इस पे लिखा। फिर मैं इसको उनको दिखाया, कहते हैं हाँ बात बनी है। लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि इस विषय पे जो है, क्योंकि इस पे इस तरीके से नहीं लिखा है। मुझे लगता था, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि इस तरीके से किसी ने नहीं लिखा। विषय पर बहुत लिखा गया, लेकिन ऐसे तो इस पे क्यों ना इसको बढ़िया तरीके से लिखा जाए। और इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि ये उपन्यास बहुत लंबा हो गया, मतलब बहुत लंबा हो गया। और मुझे फिर अल्टीमेटली इसमें से बहुत से प्रसंग, वो प्रसंग जिन पे मैंने महीनों मेहनत की थी, वो सब निकालने पड़े। हालांकि उसके बावजूद भी अभी भी लंबा कह सकते हो आप इसको, लेकिन बहुत से प्रसंग इसमें से मैंने निकाले। और इस प्रकार से ये उपन्यास जो है आया। और इसमें 6.5 साल का समय मुझे लगा, और 6.5 साल एक बहुत लंबा समय होता है, और एक रिस्की भी होता है। उपन्यास अगर पसंद ना आए लोगों को, तो वो एक बहुत बड़ा जोखिम भी हो जाता है। आप जानते हैं विवेक जी, और हम इस पे बात करते हैं इस विषय पे, कि उपन्यास एक बहुत बड़ा जोखिम का काम है। खैर, तो अब आया है तो ठीक लोगों की राय, प्रतिक्रिया मिल रही है मुझे, और काफी जो है इस पे अच्छी कह सकता हूं मैं। पर आप जैसे प्रबुद्ध जनों के पास जब आ रहा है, तो वो क्या कहते हैं उसकी बड़ी उत्सुकता है। तो बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन एक बात जो इसमें आई है, क्योंकि विवेक जी ने जो मुद्दा उठाया है, बी मदन मोहन सर ने भी कहा है, मैं उसको थोड़ा सा, हालांकि मैंने वो नहीं सोचा था, मैंने जो कहना था वो मैंने कम कर दिया। मैं सोचता हूँ कि इस पे थोड़ी बात की जाए। वो जो वजह है कि उसको वापसी परिवार में क्यों दिखाया गई, जब वो आईएएस बन गई। बिल्कुल वो ऊपर ऊपर से बिल्कुल सहज लगती है बात, लेकिन अगर आपने पूरा उपन्यास पढ़ा है, और कुछ आपने, वंदना मैडम ने भी इस बात को कहा है कि उसकी जैसी कंडीशनिंग है, उस लेडी की जैसी कंडीशनिंग है, हमारी जो नायिका है,
वो फादर ने कहा कि नहीं पढ़ना, उसने कोई विरोध नहीं किया, जबकि वो यूनिवर्सिटी टॉपर है, वो चुपचाप शादी कर लेती है। फिर दूसरी बार जब उसको परिवार में जाती है, वहां पर उसको 1.5-2 साल तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि मैं नौकरी के लिए बात करूं, तो जाके जब ननद उसके सपोर्ट करती है तब वो नौकरी करती है, तो उसको सहारा चाहिए। तीसरी बात जो है, बहुत कुछ वो सहती है, एकदम से फैसला लेती है, फैसला तब वो लेती है जब अल्टीमेटली उसको कोई उसके पास चारा नहीं बचा, तो शायद कोई भी स्त्री इस स्थिति में ले ही लेती, कोई भी पढ़ी लिखी लड़की। उसकी जो सब उसने किया है उसमें प्रतिभा है, लेकिन जो उसने किया है वो है मनीषा। अगर जिस आदर्श की बात आप कर रहे हैं, जैसी महिला होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए, वो है मनीषा। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि असली नायिका तो इसकी मनीषा है, क्योंकि वो बहुत बोल्ड है और वो बहुत बार, वो एक बार नहीं, अगर आपने पूरा उपन्यास ध्यान से पढ़ा है, एक बार नहीं पता नहीं कितनी कितनी बार डावाडोल हो जाती, जरा जरा सी बात पे वो, यहाँ तक कि बेटियों को याद करके भी वापस जाना चाहती है, हर बात पे जहां वहीं पर वो डावाडोल हो जाती है। तो ये उसका मनीषा उससे ये सब करवा ले जाती है। वो हमारी जो नायिका है, वो उसको एक जैसी आम स्त्रियों जैसी कंडीशनिंग जिनकी हो जाती है हमारे परिवारों में, जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, तो वो उसकी उस प्रकार की है। दूसरी बात, फिर क्या होता है कि उसके पास 2 बेटियां हैं, और आप जानते हो कि 2 बेटियां जब परिवार में बीच पति पत्नी के बीच में बच्चे जब आ जाते हैं, तो हर स्त्री, और सच्चाई है हमारी, क्योंकि हम कोई विदेश में रहने वाले लोग नहीं हैं, हमारे जो है यहाँ पर आज भी हमारा समाज जो है वो चाहता है कि, और हमारी इसकी तारीफ भी की जाती है, वो सही गलत क्या है कि हम जो है परिवारों को बचाए रखे। तो हर स्त्री जो है परिवारों को बचाए रखना चाहती है। फिर जिस प्रकार से, और पति से भी उसको सिर्फ इस मुद्दे पे, क्योंकि पति जो है, पति को पहले उससे प्यार है, बेटा जब तक दूसरी बेटी नहीं होती सब कुछ ठीक ठाक चलता है, और वो उस बात को भी मानती है कि भाई पति जो है, ये अगर मुझे बेटा हो जाता तो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ होता है। और जब दूसरी स्त्री से शादी करने जा रहा है, जैसे एक स्वाभाविक है, हमारी जो स्त्रियां हैं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग इस प्रकार से है, तो तब वो लगती है कि मेरा घर बार जा रहा है, और तब वो वहां पर वापस अपनी बेटियों के खातिर आने का फैसला करती है। और अगर वो, अब कुछ लोगों के देखो, अब ये विवेक जी का है, और हर फैसले का, हर राय का बहुत स्वागत है, और इस मामले पे मुझे बहुत लोगों की राय मिली है, दोनों डिवाइडेड है बिल्कुल इस पे राय, दोनों तरफ। बहुत से लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, अगर आप इसको ये अंत दिखा देते कि वो नहीं गई, क्यों, तो उसका कि अगर वो आईएएस बन गई है तो वो स्वार्थी हो गई है कि आज वो अपने परिवार में कितनी बड़ी, क्योंकि अब वो स्वतंत्र निष्पक्ष होकर फैसला ले सकती है, अब उस पर कोई दबाव नहीं है, अब वो इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, और आपने परिवार को बचाया है। और ये बात बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगी है, बहुत उनको ये तो आपने कमाल कर दिया, और कुछ लोगों ने बिल्कुल विपरीत भी कहा है। तो दोनों तरफ है, और दोनों ही राय का स्वागत है, और इस पे बहस है, बहुत सबके अपना पक्ष है, लेकिन मुझे लगा कि हमारी स्त्रियां जो हैं वो परिवार को बचाना चाहती हैं, जो सच्चाई है। अगर मैं इसको दूसरा दिखा देता, वो मेरे अनुसार वो एक आदर्शवादी अंत होता। ये मैंने जो अंत किया है वो कि यथार्थवादी अंत है, इतना कहना, लेकिन पूरा सम्मान है आपकी राय का, सबका अपना एक नजरिया है, जो ये बात थी। दूसरी बात, आप अब समय बहुत हो रहा है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने सिर्फ इतना ही कहना था मेन बात पे, और आप लोगों ने इतने ध्यान से पढ़ा है, इतनी आपने बहुत बढ़िया बातें हुई हैं, विवेक मिश्र जी ने, डॉक्टर बी मदन मोहन ने, और खासतौर पे वंदना मैडम जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने सिर्फ इतना कहना था, आप, ओवर टू यू। तो आपने रचना प्रक्रिया पे बात रखी, और मैं एक बार फिर से उपन्यास के बारे में एक खास बात मुझे कहने से रह गई थी कि इसकी शिवना प्रकाशन की जो मतलब अक्षर बड़े बड़े और ये थोड़ा गैप के साथ है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा किताब में, क्योंकि पढ़ने में थोड़ी आसानी भी होती है, ये मुझे ये बात अच्छी लगी। दूसरी चीज, उपन्यास में एक चीज थी जो मेरी कहने से रह गई, वो थी जब वो टेस्ट देती है जनरल नॉलेज का, तो उसमें क्वेश्चन है माइकल जैक्सन के बारे में, और किसी खेल के बारे में जो नहीं खेला जाता है। तो ये एक मुद्दा ऐसा है जो आईक्यू टेस्ट में बहुत ज़्यादा उठाया जाता है कि आईक्यू टेस्ट में कभी भी जब गोल्फ के क्वेश्चन आएंगे, जब फुटबॉल के क्वेश्चन आएंगे, तो
अफ्रीका के बच्चे कैसे उनको जवाब दे पाएंगे जो ऐसा नहीं खेलती। इसी तरह से जब वो प्रश्न उठाती है कि जो बीएड का जो जनरल नॉलेज है उसमें ये क्यों नहीं पूछा जाता कि किसान से संबंधित प्रश्न क्यों नहीं होते, खेती फसल इससे संबंधित प्रश्न क्यों नहीं होते। और ये वाकई में ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है हमारे शिक्षा पद्धति पे कि हम जनरल नॉलेज के जो टेस्ट लेते हैं उसमें हम उन जो हमारे देशी लोकल सब्जेक्ट्स हैं, जो देशी नॉलेज चाहिए, उसकी जगह हम उन चीज़ों पे बात करते हैं जो जनरली विदेशी हैं। तो कहीं ना कहीं वो मैकाले वाला सिस्टम अभी भी हमारे ऊपर लागू है। तो खैर, उपन्यास पे चर्चा बहुत देर चली और मेरे ख्याल से सभी को उपन्यास भी पसंद आया और लोग उसको पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी विवेक मिश्र जी का, और मदन मोहन जी जुड़ नहीं पा रहे हैं तो उनका भी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा उपन्यास लिखा है जो लोग पढ़ेंगे और समाज को बदलने में आगे बढ़ेंगे। तो इसके साथ ही ये कार्यक्रम आज का यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी जो सुनने के लिए आए या जो आगे सुनेंगे, जिन्होंने इतना समय दिया, उन सबका बहुत बहुत आभार। और एक प्रश्न जो अजय शर्मा जी कह रहे थे कि डॉक्टर की जो डिग्री है वो बहुत खतरे में आ जाती है और अब कहाँ होता है, तो इस प्रश्न में ये बात, यहाँ तो 50 जंग लगा नल की टोटी भी लोग चुरा ले जाते हैं हमारे देश में। तो ऐसे लाखों कमाने वाले डॉक्टर भी हैं और ऐसे भी हैं जो दुकान खोल करके बैठे हुए हैं और उनके पास एक मरीज भी नहीं आता। तो वो ये सब काम, गैर कानूनी काम, बड़े ही कानूनी ढंग से चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो है टेस्ट नहीं हो रहे हैं, लिंग परीक्षण भी हो रहे हैं और बेटियों के साथ ये मतलब जो है एबॉर्शन कराने पे दबाव, ये सब अभी चल रहा है। एक समानांतर दुनिया ये भी चल रही है। तो ये मुझे ये प्रश्न लगा जरूरी, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो खैर, इसका जो हम लोग आधा मिनट मैडम, इसमें तो मैं हर रोज मेरे यमुना में अपने देखता हूँ, हर रोज ऐसी खबरें जो है आज भी मैं पढ़ने को लगातार मिलती हैं, लगातार कंटिन्यूस। तो ये तो इसको तो ये कहना कि नहीं चल रहा है तो बड़ी मतलब कोई बात ही नहीं। हाँ, तो दोनों तरह की चीजें हैं। जो लाखों कमा रहे हैं उनको जरूरत नहीं है छोटे पे अपनी नैतिकता को बेचने की, और जो नहीं कमा रहे हैं वो अपनी नैतिकता आराम से बेच देते हैं क्योंकि उनको जो है उनको इसमें कोई भी वो नहीं लगता तो कि हम अपने एक बहुत गलत काम कर रहे हैं, वो गैर कानूनी काम को ही अपना पेट भरने का साधन समझ रहे हैं। वो हत्यारे हैं एक तरह से, लेकिन वो हत्यारे एग्जिस्ट करते हैं। हम इस चीज से मतलब इनकार नहीं कर सकते कि हत्यारे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और पुस्तक के साथ और किसी और पुस्तक की परिचर्चा के साथ। तो सभी का आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। थैंक यू।